सब कहते हैं मुझसे हमेशा, महेश तू बहुत ही जिद्दी है। तो मैं भी उनसे कहता हूँ, जब तक मेरा हर बिल मैं अपने पैसों से भर रहा हूँ तब तक अपने दिल की ही करूँगा। इसलिए सबने मना किया था मुझे ये घर खरीदने से, लेकिन मैंने फिर भी खरीदा। ऐसा मकान मिलता बहुत मुश्किल से ही है। ठीक है, पास में ही एक कब्रिस्तान है, लेकिन अब क्या मुर्दों के डर से हम जिंदा लोग भी जीना छोड़ दें। पहले तो जानबूझकर सारा सामान वगैरह रोड से भिजवा दिया और खुद कब्रिस्तान के बाहर वहां सामने उतरकर अपने कुत्ते ब्लेस को टहलाता हुआ कब्रिस्तान के बीच से होता हुआ आया। अपने मकान के बाहर और छोटा सा लोहे का कमर तक आता हुआ गेट खोला। ब्लेस को नई जगह पर संभालना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसे खोल दिया और अंदर की ओर जाने लगा। जब मैंने पलट के देखा तो जो गेट खोलने के बाद मैं बंद करके आया था वो खुला हुआ था, और जिस ब्लेस को मैं अभी तक संभाल नहीं पा रहा था वो पूंछ हिला के इतना खुश होके रह रह के भौंक रहा था जैसे मालिक उसका मैं नहीं कोई और ही था, और रह रह के वहाँ मिट्टी चाट रहा था। कहते हैं कि जानवर अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। मैंने ब्लेस को कई बार मिट्टी खाते और घास चबाते देखा था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला गया, ये सोचते हुए कि जब उसका मन भर जाएगा तो वो आ जाएगा। घर में घुसने के बाद एक चीज़ बहुत ही अजीब लगी। जब ये घर देखने आया था उससे तो बहुत ही अलग लग रहा था। अभी सारी साफ सफाई रंगाई सब धरी की धरी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर में अजीब सी सड़न की बदबू, सीलन की बदबू भरी पड़ी थी। धूल चारों तरफ जमी हुई थी। बहुत ही अजीब सा माहौल भी हो रखा था। सन्नाटा तो था, लेकिन लग रहा था कि मैं वहाँ अकेला नहीं था। नई जगह पर ऐसी अजीब बातें होती रहती हैं। यही सोचकर मैं कुछ भी सोचे बिना सारा सामान वगैरह सजा धजा कर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन नए घर में सारे दोस्तों और ऑफिस वालों को पार्टी भी थी। अच्छा लगा ये देखकर कि सभी लोग आए। पार्टी बहुत ही अच्छी रही और करीबन 11:30-12 बजे तक चली। सब चले गए तो मैं सारी प्लेट्स वगैरह उठाकर रख ही रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे दोस्त गौरव का ही फ़ोन था। सबसे आखिर में वही निकला था। उसने फ़ोन पर कहा कि भाई दरवाज़ा खोल, वो बच्ची मेन गेट से दरवाजे तक जा रही है, फिर से कहीं बीच में इधर उधर ना चली जाए। मुझे लगा कि गौरव ने गलती से मुझे फ़ोन कर दिया है, इसलिए मैंने उससे कहा कि अबे मैं महेश बोल रहा हूँ, कौन सी बच्ची की बात कर रहा है तू। तो गौरव ने जो कहा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि अरे वही बच्ची जो मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई थी लुका छुपी खेलते हुए। पूछा तो उसने कहा कि तेरे यहाँ रहती है, दरवाज़ा खोल के देख, सामने ही खड़ी है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ फ़ोन पर ही बोला, अरे यार कौन सी बच्ची, मैं तो अकेला रहता हूँ। यार तूने ना बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए ना तुझे पार्टीज में कोई बुलाता नहीं है। गौरव ने पूरी बात सुनते ही चिल्लाते हुए कहा, माय गॉड, ओ माय गॉड, तू दरवाज़ा मत खोलना, महेश गलती से भी दरवाजे को मत खोलना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ़ोन पर बात करते करते मैं दरवाजे को खोल चुका था, पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि बाहर कोई नहीं था। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और वापस सारा काम ख़त्म करके सोने चला गया। सुबह उठा तो सोचा एक बार गौरव को फ़ोन करके पूछ लूँ कि सचमुच कोई बच्ची थी भी या सिर्फ उसके नशे में ये उसका वहम था। लेकिन
4-5 बार कोशिश करने के बावजूद गौरव का फ़ोन नहीं लगा। मैंने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और सीधे अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंच के बैग रखा और सबसे पहले मैंने गौरव को ही फ़ोन लगाया। फ़ोन एक बार में लग गया और उधर से गौरव की एक सोई हुई सी आवाज़ ने कहा, मैंने इधर से पूछा कि तू कल रात की पार्टी के बाद मैं उस बच्ची के बारे में क्या बोल रहा था। गौरव के जवाब ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने कहा, भाई सॉरी यार, मैं कल नहीं आ पाया तेरी पार्टी। बहुत ही तबीयत खराब है मेरी यार। डॉक्टर ने 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठने को मना किया हुआ है मुझे। यकीन नहीं हो रहा था जो भी मैंने अभी गौरव से सुना था। उस दिन वो गेट मेरे बंद करने के बावजूद खुला होना, फिर मेरी पार्टी में गौरव का किसी बच्ची को देखना और वापस से उसे घर तक छोड़ना, और अब खुद गौरव का कहना कि वो तो पार्टी में आया ही नहीं था। मेरा दिमाग उस वक्त ऐसा लगा जैसे फट जाएगा। मैं चाहकर भी अपना होश नहीं संभाल पा रहा था। मैंने बॉस को फ़ोन किया और छुट्टी लेकर सीधा वापस घर चला गया। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि सो जाऊं। शायद शिफ्टिंग की वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने ताला खोलकर बस दरवाज़ा खोला ही था कि अंदर देखा एक बच्ची अंदर बैठी ब्लेस के साथ खेल रही थी। मेरी दरवाजे को खोलने के साथ ही वो बच्ची रुक गई और पलटकर उसने मेरी ओर देखा। उसके देखते ही दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से धक्का मार के दरवाजे को खोला और देखा अंदर कोई नहीं था। ब्लेस इधर उधर भौंकता हुआ चल रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा था, और फिर उदास होकर एक कोने में बैठ गया। मैं घर में चिल्लाता हुआ घुसा, कौन है, कौन है, कौन घुसा मेरे घर में, मेरे घर में कौन है, कौन घुसा है मेरे घर में। मैं जितनी दिलेरी से अंदर घुसा था, उतनी ही जल्दी मुझे एहसास हो गया कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हुआ और एक बच्चे की हंसने की आवाज़ें मेरे पूरे घर में गूंजने लगी। मेरे लिए घर में एक पल भी रहना बहुत मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई मैंने इस घर में लगा दी थी और डर के भागना मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने गौरव को ही फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। मेरी बात सुन के वो भी घबरा गया काफ़ी। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भाई एक काम कर, पूरे घर की फर्श पर पाउडर छिड़क दे। मैंने वैसा ही किया। पूरे घर के फर्श पर 3-4 डब्बे पाउडर के छिड़क डाले। फर्श पे पाउडर की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। मैंने भी थोड़ा हल्का फुल्का खाया और फिर पता नहीं कब आंख लग गई। नींद खुली तो शाम हो चुकी थी और पूरे घर के फर्श पर उस छिड़के हुए पाउडर पर किसी बच्चे के नन्हे नन्हे पांव के निशान थे। क्या कहानी रही होगी इस बच्ची की, ये सोचकर बुरा भी लगा, लेकिन घबराहट भी थी। जो भी हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था अब तक। मैंने गौरव को फ़ोन करके बताया तो उसने कहा कि भाई ये किसी बच्चे की आत्मा ही है। एक काम कर, घर में थोड़े खिलौने रख दे, शायद इससे तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने वैसा ही किया। शाम का ही वक्त था। बाजार जाकर कुछ खिलौने लाके मैंने घर में भर दिए। आए दिन रातों को बच्चे की हंसने और खिलौने से खेलने की आवाज़ें आती थी। ब्लेस भी दिन भर खेलता रहता था। अब दरअसल मुझे इसकी आदत हो गई थी। एक रात जब मैं सो रहा था और बाहर के कमरे से यही खेलने, खिलौने और ब्लेस और हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जब अचानक
मैं तुरंत उठा और दौड़कर बाहर वाले कमरे में पहुंचा तो देखा सारे खिलौने मेरी आंखों के सामने टूटे फूटे कुचले हुए पड़े हुए थे। ब्लेस एक कोने में दुबका बैठा था और पूरे कमरे में एक मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था। मैंने फिर से पूरे घर में पाउडर छिड़का और ऑफिस चला गया। दिन भर यही सब मेरे दिमाग में घूमता रहा। ठीक से काम भी ना कर पाया। आखिरकार वापस घर पहुंचा और सबसे पहले लाइट जलाकर देखा। पूरे फर्श पे पाउडर वैसे का वैसा ही था, कोई पैरों के निशान नहीं थे। मैंने भी एक राहत की सांस ली और खाना खाके कुछ देर टीवी देखा, फिर सो गया। रात भर ब्लेस रोता रहा। कभी ऐसा होता नहीं था। वो शायद उस बच्ची के लिए रो रहा हो। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोता ही रहा। लेकिन सुबह जब उठा तो बाहर का कमरा जहाँ पाउडर छिड़का हुआ था, वहाँ का फर्श देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार फिर पाउडर पर पैरों के निशान थे। पिछली बार की तरह नन्हे नन्हे नहीं, बल्कि इस बार बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जो जहाँ तक पाउडर थे वहाँ तक तो मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे और उसके बाद मेरे पलंग तक हल्के हल्के पाउडर के पैरों के निशान बने हुए थे। और मेरे कमरे के एक ही कोने में ब्लेस मुझे मरा पड़ा मिला। मैंने ब्लेस को यहीं गार्डन में ही दफन किया और ना जाने क्यों टहलता हुआ पहली बार अपने घर के बाहर निकला। मन बहुत ही भारी सा हो रहा था। अजीब सा लग रहा था कि ये तो इतनी अजीब व गरीब चीज़ें मेरे साथ ही अचानक क्यों हो रही थी। क्या उस घर में कुछ हुआ था, या कहीं ये पास के कब्रिस्तान से कुछ तो था जिसे ब्लेस अपने साथ घर ले आया था। इसी उधेड़-बुन में मैं चलता हुआ न जाने कब कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था कि तभी एक आवाज़ आई, जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही आए हो ना 12 नंबर बंगलों में। मैंने पलट कर देखा तो एक ठीक ठाक दिखने वाला आदमी खड़ा था और मुझे पुकार कर एक सिगरेट जला रहा था। मेरी तरफ भी एक सिगरेट बढ़ाई उसने, पर मैंने मना कर दिया। जान ना पहचान, पता नहीं कौन हो। मैंने उससे पूछा कि हाँ, मैंने ही खरीदा है वो मकान, पर आपको कैसे पता। उसने एक लंबा सा कश खींचा और कहा, अरे सर, अपना चेहरा देखिए, परेशानी साफ दिख रही है। क्या हुआ, बच्ची दिखी या बाप? मुझे तो जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये सुनने की सपने में भी उम्मीद नहीं की थी मैंने पलट के उससे ही सवाल कर लिया, आप कैसे जानते हैं उनके बारे में? आपको कैसे पता है वो बाप बेटी हैं? मतलब इसके पहले भी किसी के साथ यहाँ कुछ ऐसा हुआ था क्या? उस आदमी ने सिगरेट फेंकी और गहरी सी एक सांस लेते हुए उसने कहा, देखिए, जानता तो हूँ, वहाँ पर पहले पीटर विगेंजा और उसकी बीवी फियोना और वो बेटी टीना रहते थे। एक रात कुछ साफ सफाई करते वक्त पीटर के हाथ कुछ चिट्ठियाँ लगी, जिनसे पता चला कि उसकी जान से प्यारी बेटी टीना उसकी नहीं बल्कि फियोना और उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट की बेटी थी। दोनों कभी कभी छुप छुप के मिला करते थे और ये सब जानकर पीटर ने वही किया जो कोई भी प्यार करने वाला करता। फियोना को उसने घर से भाग के शादी की थी। कहते हैं ना, सियासत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। पीटर ने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को नींद में ही गला घोट के मार दिया। रॉबर्ट को मार के उसकी लाश रातों रात ही यहीं दफन कर दी और आखिर में खुद को भी ख़त्म कर डाला। ये कहानी सुन के मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही पूछा, पर आपको इतना सब कुछ कैसे पता? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
अरे सर, यही पास में ही रहता हूँ, मोहल्ले की खबर तो रखनी पड़ती है। मैं शुक्रिया बोलकर आगे बढ़ा तो उसका नाम पूछने को पलटा तो देखा वो चल के जा रहा था। मैंने दूर से ही पूछा, अरे पर आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, क्या नाम है आपका? वो आदमी मेरी ओर पलट कर मुस्कुराया और हाथ हिलाकर अलविदा करता हुआ वापस मुड़ा और चिल्लाया, रॉबर्ट 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 रॉबर्ट। मैं वापस घर जाने को पलटा तो मुझे कुछ याद आया। रॉबर्ट को मार के उसकी लाश रातों रात ही दफन कर दी थी। मैं वापस रॉबर्ट की ओर मुड़ा तो देखा वहाँ कोई नहीं था और जिस तरह वो गया उधर कब्रिस्तान का गेट था। वो मकान मैंने बेच दिया और शहर में एक दूसरा फ्लैट ले लिया। मेरा कोई भी दोस्त जब मकान या किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने वाला होता है तो मैं उनको हमेशा एक ही बात पूछता हूँ, कहीं नए घर के आसपास कोई कब्रिस्तान तो नहीं है ना? आप भी ज़रा ध्यान रखिएगा।